हाँ, मोनोटोनिसिटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो है थर्ड पार्ट ये होने वाला है, और ये हेल्पफुल है स्पेशली टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन। हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारे पास टेंजेंट का नॉलेज हो, मोनोटोनिसिटी का नॉलेज हो, और साथ ही साथ मैक्सिमा और मिनिमा जो इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है। मैक्सिमा और मिनिमा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए इवन अगर आपको डोमेन रेंज जब पढ़ाया गया होगा तो ये कहा गया होगा कि हम हर एक फंक्शन का रेंज अभी नहीं निकाल सकते, हम लिमिटेड फंक्शन का रेंज निकाल पाएंगे। उन फंक्शंस का रेंज जो है हम लोग मैक्सिमम मिनिमा की हेल्प से निकाल देंगे। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं प्रॉब्लम दिक्कत देती है तो मैक्सिमम मिनिमा उसका समाधान कर देता है। अब मोनोटोनिसिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग क्या है आपके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग? तो सिंपली अगर हम लोग बात करें तो मोनोटोनिक मतलब सिंगल बिहेवियर है ना, सिंगल बिहेवियर है इसका मीनिंग। सिंगल बिहेवियर मतलब क्या कि इसका जो बिहेव होगा एक जैसा ही होगा। अगर मान लो कोई फंक्शन का ग्राफ बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, है ना। अब हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल की अभी बात कर रहे हैं, हम अगर इंटरवल टू इंटरवल वेरी करेंगे तो मे भी कुछ इंटरवल में वो इंक्रीज करेगा, कुछ इंटरवल में डिक्रीज करेगा, है ना। तो इस तरह की ये चीजें जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वर्ड मोनोटोनिक is combined statement of इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना। मतलब अगर आपको ये ना पूछा जाए कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, आपसे बस ये पूछा जाए कि भाई उसका मोनोटोनिक बिहेवियर बताओ, तो फिर आपको क्या बताना है? आपको टेस्ट करके बताना है कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है। मतलब इन दोनों वर्ड्स को कंबाइंडली उसने यूज किया है कि वो मोनोटोनिक मतलब वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों पॉसिबल है, बट आपको एक ही वर्ड बोलेगा वो, है ना। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं विदाउट डेरिवेटिव? अगर आपको टेस्ट करना हो तो कैसे आप करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक ग्राफ लिया, एक सिंपल सा मैं ग्राफ आपके सामने ले रहा हूं, ये एक ग्राफ है ना, और ये कोई पॉइंट आपने यहाँ पर कंसिडर कर लिया x इज इक्वल टू a। अब इसी से थोड़ी सी दूर मैंने एक और पॉइंट लिया है x इज इक्वल टू a प्लस एच, मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी ये है, बट एक्चुअल में हम इसको देख पाए इसलिए हमने क्या बनाया, इसको थोड़ा सा दूर बनाया है। सिमिलर एक और पॉइंट मैंने इधर बैकवर्ड में ले लिया है जो x इज इक्वल टू a माइनस एच करके हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो फंक्शन एफ ऑफ, अच्छा इस पॉइंट पर बिहेवियर, इस पॉइंट पर अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, इस वाले को a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच। सिमिलर इसको लिखना होगा, सिमिलर इसको लिखना होगा, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच, है ना। ऐसा कैसे मिड वाले को लिखेंगे a कॉमा एफ ऑफ a, ठीक है। अब आपको टेस्ट करना है कि भाई ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कैसे आप चेक करोगे? तो आपने क्या किया, मान लीजिए अगर मैंने यहां से x इज इक्वल टू a पर मैं टारगेट कर रहा हूं, तो अभी मैं ग्राफ पर क्या देख पा रहा हूं कि एफ ऑफ ए का वैल्यू जो है छोटा है किससे, एफ ऑफ ए प्लस एच से, ठीक है। सिमिलर एफ ऑफ ए माइनस एच का वैल्यू छोटा है एफ ऑफ ए से, ठीक है चीज। अब अगर ये ट्रू है, ध्यान से समझना, ये क्या है, ये ट्रू है, तो आपको ये देखना है कि एफ ऑफ ए माइनस एच जो है वो क्या ए से छोटा है, यस। क्या वो ए प्लस एच से छोटा है, यस। ग्राफ पे दिख रहा है आपको। अगर ये सेम इनइक्वालिटी फॉलो करते हैं एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, तो फंक्शन होता है उस पॉइंट पर हमेशा कह सकते हैं इंक्रीजिंग। कैसा है? और इसको जनरलाइज अगर मैं इस तरह से वर्ड में ब्रेक ना करूं और इसको मैं थोड़ा सा सिंपल अगर आपके सामने बना दूं, तो आप इसको ऐसा भी देखो,
जैसे ये पॉइंट आपने लिया x इक्वल टू x1 है ना, और ये एक पॉइंट और लिया x इक्वल टू x2। अब आप देखो कि ये जो पॉइंट है f ऑफ x1 और x1 पर इसका वैल्यू है सिमिलर। इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये x2 कॉमा f ऑफ x2 हो जाएगा। मैंने बहुत लिमिटेड पॉइंट्स लिए हैं। यहां से ऑब्जर्वेशन में आपको क्या दिख रहा है सर, x1 का वैल्यू छोटा है x2 से, और अगर सेम चीज f ऑफ x1 या सेम इनइक्वालिटी f ऑफ x1 फॉलो करता है और f ऑफ x2, तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब इसका अगर मान लो उल्टा हो जाए मतलब एक और इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस ग्राफ को ऐसा ना करके ऐसा बना दिया होता है। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट लिया, ये x इक्वल टू x1 और एक और पॉइंट लिया x इक्वल टू x2। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका f ऑफ x1 और x1 कॉमा f ऑफ x1, इसको रिप्रेजेंट करने का x2 और f ऑफ x2। क्लियर है, सिंपल सा लॉजिक। अब यहां से आप देखो x1 का वैल्यू जो है छोटा है एज कंपेयर टू x2 का, है ना, बट अगर मैं इसको f ऑफ x1 में पुट कर रहा हूं तो आप ग्राफ पर देख पा रहे हो ये बड़ा है, किससे, एज कंपेयर टू f ऑफ x2 से। अब देखो इधर इनइक्वालिटी बदल गई, इसमें सेम है, इसमें बदल गई और इसमें कैसी है, सेम है। तो अगर इनकी इनइक्वालिटीज में चेंज आ रहा है मतलब कि ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, और अगर सेम इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन है इंक्रीजिंग और ये वाला फंक्शन है डिक्रीजिंग। ये नॉर्मल में पॉइंट की टेस्टिंग से आपको बता रहा हूं, अभी मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कोई भी यूज नहीं किया है। क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है, सेकंड पार्ट अगर हम कहें इसको, तो डेरिवेटिव्स हम कैसे टेस्ट करेंगे हम उसकी बात करेंगे, है ना। हाउ टू टेस्ट मोनोटोनिसिटी बाय डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव से कैसे टेस्ट करेंगे जरा इसको समझते हैं। ये देखिएगा, अब मैंने यहां पर कोई दो पॉइंट ले लिए, एक तो ये ले लिया है और एक और मान लो मैंने ये यहां पर ले लिया, और इन्हीं के बीच में एक पॉइंट और ले लेता हूं मैं। ठीक, तो ये मेरा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसका ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया है। अब आप देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है, आप इसका डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, जो भी फंक्शन आपको दिया आपने उसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है, और वो डिफरेंशिएट करके आपने रख लिया है। अब आप क्या टेस्ट करोगे डेरिवेटिव से, देखो क्या ध्यान से देखना है आपको। अगर मान लो आपसे कोई कहे डेरिवेटिव मतलब आपने ईच एंड एवरी पॉइंट पर इसके स्लोप निकाला है, यही किया ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए आप इधर इस पॉइंट के पहले जितने भी पॉइंट्स पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो देखो कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है इन द सेंस मतलब अगर यहां से इस एंगल को ऑब्जर्व करोगे सबके, तो कैसा आएगा, एक्यूट आएगा कि ऑब्ट्यूज आएगा, एक्यूट आएगा। एक्यूट आएगा इसका मतलब क्या, 90 से छोटा। 90 से छोटा मतलब 10 का वैल्यू क्या, पॉजिटिव। 10 का वैल्यू पॉजिटिव मतलब स्लोप क्या है ना, और स्लोप पॉजिटिव मतलब डेरिवेटिव क्या। क्लियर है, तो जिस भी इंटरवल में आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, बढ़ता हुआ होगा, दैट इज इंक्रीजिंग होगा। और जैसे ही वो इक्वल टू 0 होगा मतलब वो क्या हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, और जैसे ही वो चेंज हो रहा है पॉजिटिव से फिर नेगेटिव आ गया तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग। क्लियर है, तो डेरिवेटिव की हेल्प यहां पर ऐसी है
कि जब भी मैं क्या करूंगा, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा, मुझसे बोला इंटरवल बताइए आप इंक्रीजिंग का, तो मैं क्या करूंगा, उसको पॉजिटिव सेट कर दूंगा डेरिवेटिव को, और अगर मुझसे बोला डिक्रीजिंग बताइए तो मैं क्या सेट कर दूंगा, नेगेटिव सेट। तो फॉर इंक्रीजिंग f days of x must be greater than 0 even equal to 0 as well. For decreasing f days of x must be less than equal to 0. क्लियर है क्या जी? तो डेरिवेटिव से हम इसको ऐसे टेस्ट करेंगे। लॉजिकल क्लियर है यहाँ पर? देखो अब इसके बाद अगर मैं किसी भी पॉइंट पर आपके टेंजेंट बनाने की कोशिश करता हूँ तो ऐसे बनेंगे। अब जब मैं इसको यहाँ लाके मिलाऊंगा और इधर एक एंगल बनाऊंगा तो 90 से ज्यादा मिलेगा। 90 से ज्यादा मिलेगा मतलब ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मतलब 10 की वैल्यू नेगेटिव, 10 की वैल्यू नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव, है ना। बस इस सिंपल से काम को अपन करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपके दो तरह के मोनोटोनिसिटी होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉर्मल इंक्रीजिंग, नॉर्मल डिक्रीजिंग। तो नॉर्मल इंक्रीजिंग, नॉर्मल डिक्रीजिंग की कहानी पहले मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करता हूं आपसे। इंक्रीजिंग, नॉर्मल इंक्रीजिंग में हम लोग ये इक्वल टू का पार्ट कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में भी हम लोग क्या करेंगे, बट जब ये बात आती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इस केस में एफ डेस ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ना कि इक्वल टू वाला पार्ट यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। और इतने से में आपको एक काम करा देगा, मतलब ऑप्शन 4 सेट कर देगा इतने से में, बस ये ध्यान रखना। वैल्यूज तो सभी रहेगी 2 से 3 के बीच में, किसी में एक में डबल ब्रैकेट स्क्वायर लगा दिया, किसी में एक में ओपन कर दिया, एक में क्लोज कर दिया, किसी में दोनों में ओपन कर दिया, किसी में इधर वाला क्लोज कर दिया, इधर ओपन, ये 4 ऑप्शन बन गए। वैल्यूज तो वही आएगी, बट अब इस बात को आपको समझना है कि एक्चुअल में किस पार्ट को स्ट्रिक्टली कहेंगे, किस पार्ट को नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहेंगे। सिमिलर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी होता है। तो इस केस में क्या कहानी हो जाएगी, है ना। आई होप यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। ये हो गया दूसरा पार्ट टेस्ट करने का। एक और तरीका देखिए, थर्ड वे। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है आपका क्या हो, फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही करे। अगर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल at some point increasing decreasing does not depends on at some point increasing decreasing does not depends on derivative. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन लिया, है ना। मैंने इसका डेरिवेटिव किया, ये हो गया 3x²। अब आप देखो ये तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो ऑलवेज पॉजिटिव है। दूसरी बात इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो इक्वल टू 0 बन जाएगा, है ना। तो ऑलवेज पॉजिटिव मतलब अब स्ट्रिक्टली हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये जो x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है ना, ये टेंजेंट लाइन इस टाइप से बन रही है, लेकिन एक्चुअल में टेंजेंट है नहीं, क्योंकि कर्व को क्रॉस कर गया तो किस बात का टेंजेंट है ना। इसको क्या बोलेंगे मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमा का पार्ट यहां से थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है। तो हमने यहां पर क्या कहा कि जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव ही सारी चीजें हमें बता दे, ठीक है। कभी कभी डेरिवेटिव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकता है, स्पेशली जहां पर डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं करेगा वहां पर। तो अगला केस में वही लेने वाला हूं, चौथा। फोर्थ केस में हम क्या कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर पॉइंट पर डेरिवेटिव डिफाइंड हो। अब मान लो मैंने एक फंक्शन लिया, ग्राफ लिया, मैं इसको बनाता हूं।
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग which does not depends on डेरिवेटिव, है ना, ये डेरिवेटिव पर डिपेंड नहीं करेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने ये ग्राफ बनाया, ठीक, बना दिया ग्राफ। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है क्या? डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं। क्यों होगा? कॉर्नर 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 पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ड्यू टू कॉर्नर, कॉर्नर पे कंटिन्यूटी तो होगी ना। मैंने ग्राफ तो एक ही बार में पेन उठा के बनाया, उठाना पड़ा क्या मुझे पेन? मतलब कंटिन्यूअस तो है, और कॉर्नर आ गया तो डिफरेंशिएबल नहीं है। पर ग्राफ को मैं जिस हिसाब से ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, उसके हिसाब से मुझे ये तो दिख रहा है कि फंक्शन बढ़ ही रहा है हमेशा, तो इंक्रीजिंग तो है। तो मैंने क्या कहा कि डेरिवेटिव पर डिपेंड नहीं है ये इंक्रीजिंग। मतलब इसका ये हुआ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा डेरिवेटिव ही आपको ये बताए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कभी कभी उस फंक्शन की प्रॉपर्टी से भी आपको जाना पड़ेगा अगर डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता है तो। क्लियर? तो इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू ए, सिमिलर अगर मान लो आप ऐसा बना लेते हैं कुछ, इस पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो डिक्रीज एट x इक्वल टू, बोलो कोई परेशानी? तो विदाउट डेरिवेटिव हम इससे भी टेस्ट कर सकते हैं। अभी ध्यान से समझ, अभी क्या था, अभी कंटिन्यूअस तो था बट डिफरेंशिएबल नहीं था, और अब कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। अब मैं जो सिचुएशन ले रहा हूं वो सिचुएशन ले रहा हूं कि कंटिन्यूअस भी नहीं रखूंगा अब मैं इसको। ये देखो, इस बार फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है, बट जो वैल्यू वाला शुरुआत में मैंने लॉजिक बताया उस लॉजिक के अकॉर्डिंग अभी भी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ए से पहले की वैल्यू छोटी है, एग्जैक्ट ए की वैल्यू बड़ी है, उससे भी बड़ी किसकी वैल्यू है, ए प्लस एच की वैल्यू। तो फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है, स्टिल इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? तो इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू ए, सिमिलर मैं इसी में डिक्रीजिंग वाला पार्ट भी बना सकता हूं। क्लियर? वही सेम लॉजिक, डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू बी। ठीक है यहां तक, है ना? आई होप इसमें कोई हमें परेशानी नहीं होगी। चलो, चेक फंक्शन इज अ मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक, और चार ये फंक्शंस हमें दिए हुए हैं। तो अब डिपेंड करता है, देखो अगेन हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं, अगर हमें ग्राफिकल थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज है तो ग्राफ बनाओ, वहां से तो बहुत आसानी से सारी चीजें दिख जाती है। कैसे? जैसे पहला वाला है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का अगर आप ग्राफ बना लेते हैं, है ना, सिंपली हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। ये लाइक ऐसा कुछ होगा, ठीक। तो ये ग्राफ आप देखो, इस ग्राफ को कुछ पार्ट में ये इंक्रीज हो रहा है, कुछ पार्ट में डिक्रीज हो रहा है, कुछ पार्ट में इंक्रीज हो रहा है, कुछ पार्ट में डिक्रीज हो रहा है। तो अगर फंक्शन का सिंगल बिहेवियर नहीं है, जैसे अभी हमको इसने क्या है ना, इसका डोमेन डिसाइड करके नहीं दिया, मतलब डोमेन जो है वो ओरिजिनली हमें लेना है। ओरिजिनल डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर। तो हम तो पूरे रियल नंबर में इसको टेस्ट करेंगे, और पूरे रियल नंबर में इसका बिहेवियर एक जैसा है या फिर दो अलग अलग तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। तो दो डिफरेंट बिहेवियर है, कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग है, कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग है। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे,
नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन, ठीक है, ये कैसा है, नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन। सेकंड वाले में क्या करा इसने सेकंड वाले में डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपको है ना पूरा नहीं देखना है, आपको कितना देखना है, केवल -π/2 से π/2 के बीच वाला पोर्शन ही आपको देख के चेक करके बताना है कि उस पार्ट में कैसा है इसका बिहेवियर। तो यहां से ऐसा बनाएंगे इसको, तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कैसा है, मोनोटॉनिक, और वो भी कौन सा, इंक्रीजिंग। तो यस, ये कैसा है, मोनोटॉनिक। सिमिलर थर्ड की बात करिए, y इज इक्वल टू mod x, कैसा होता है भैया इसका ग्राफ, कुछ पार्ट में इंक्रीज हो रहा है, कुछ पार्ट में डिक्रीज हो रहा है, मतलब लेस देन 0 के लिए तो डिक्रीज हो रहा है और ग्रेटर देन 0 के लिए इंक्रीज हो रहा है। तो क्या मोनोटॉनिक है, नॉन मोनोटॉनिक है, नॉन मोनोटॉनिक। और लास्ट, हाँ इसके बारे में क्या ख्याल है, ये ऐसा जाएगा सिंपल सा इसका ग्राफ, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, मोनोटॉनिक। ठीक, आई थिंक यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइंड वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज इंक्रीजिंग एंड f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, ये हमें वैल्यूज फाइंड आउट इनको करके बताना है, ठीक है। देखते हैं जरा इसको क्या किया जाए। देखो इस फंक्शन को अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इट इज ऑल्सो पैराबोलिक फंक्शन। तो इसका ग्राफ अगर थोड़ा बहुत आप चाहें तो बना सकते हैं, सेल्फी बना सकते हैं, है ना। अब एक चीज इसमें समझने वाली है, हम जब ग्राफिकल अप्रोच पढ़ते थे क्वाड्रेटिक का, तो हम ऐसा कहते थे कि सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर डाउन नेगेटिव होता है तो पैराबोला, अभी कैसा है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बन रहा होगा। मैंने रफ डायग्राम बताया, रूट्स कहाँ है कहाँ नहीं मुझे नहीं पता फिलहाल, और मैंने रूट्स पे टारगेट भी नहीं किया, बट मैंने बस इतना सा टारगेट किया फिलहाल कि मैंने ऐसा मान लिया कि रूट्स निकल जाएंगे। दूसरी बात, ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर तो घूमेगा, ये तो कंफर्म है। अब हम नॉर्मली इस पॉइंट को निकाल के रखते हैं, याद हो तो आपको रेंज के समय हमको पढ़ाया जाता है, क्या होता है, -b/2a -d/4a, और यही रेंज का पार्ट हो जाता है इसका, -d/4a से लेकर तो इन्फिनिटी तक इस पैराबोला की रेंज हो जाएगी, ठीक। और अगर वो नेगेटिव होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी, -∞ से लेकर -d/4a तक। क्लियर है यहां तक। बट अब हम ये काम नहीं करेंगे, अब हम डेरिवेटिव लगाएंगे। ये लगाया डेरिवेटिव, कितना आ गया है, 2x + 5 -5 सॉरी 2x - 5। दो रास्ते हैं मेरे पास, मैं इसको जब टेस्ट करूंगा इंक्रीजिंग के लिए, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, इट मीन्स 2x - 5 का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए कि x का वैल्यू 5/2 से, कोई डाउट। फिर डिक्रीजिंग के लिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो f' ऑफ x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से छोटा। देखो ये इसका जस्ट उल्टा निकल जाया करता है, मतलब अगर डोमेन किसी फंक्शन का रियल नंबर है, आधे में अगर मान लो वो 2 से ऊपर वाले में अगर वो इंक्रीजिंग हो गया तो ऑब्वियसली बात है 2 से पहले वाले में डिक्रीजिंग होगा, बट उसके डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, जरूरी नहीं कि हमेशा रियल नंबर ही होगा। ये देखो क्लियर है क्या चीज। अब एक्चुअल में ये जो अगर इसको इक्वल टू 0 कर देते ना, अब तो ये जो 5/2 आ रहा है ना, आप चेक करो ये -b/2 है ही, b की वैल्यू कितनी है, ये -5 यहां पुट करो, a का वैल्यू 1 हो गया 5/2। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने की जरूरत पड़े तो जरूरी नहीं कि आप कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर भी लेके जाएं और वहां से कंपेयर करें, या फिर ये d वगैरह सॉल्व करके निकालें, आप डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, है ना। और इस पर
मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर देते हैं तो ये -d/4a का देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या? -d/4a का वैल्यू मिल जाएगा अगर आपने x इक्वल टू क्या पुट कर दिया इस इक्वेशन में 5/2। तो जरूरी नहीं कि ये याद ही हो, बहुत सारी चीज़ों के समाधान, मतलब अब जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहले कुछ और हुआ करती थी, अब कुछ और हो जाएगी। कोई डाउट है इसमें? तो अगर इंटरवल वाइज में लिखूं तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा, नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है तो ये क्लोज इंटरवल लगाऊंगा मैं। सिमिलर डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो -∞ से लेके, ठीक है चीज है ना। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, y या f ऑफ x स्क्वायर x -2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग पहले तो डिफरेंशिएट करते हैं। देखो अब ये पावर 4 है, इसका ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है, बन सकता है लेकिन इतना इजीली नहीं बनेगा जितना इजी हमें ये आता था, तो हम डेरिवेटिव से काम चला लेते हैं, है ना। तो dy/dx क्या होगा भैया, पहले मैंने इसका ही डेरिवेटिव कर दिया, इसको मैंने एज इट इज बचा दिया। अगली बार में मैंने एक्स स्क्वायर को बचा दिया और इसका 2 × x - 2 कर दिया। सही है। हाँ, आप देखेंगे आपने 2x और x - 2 कॉमन ले लिया है ना। फिर यहां से क्या बचा, x - 2, यहां से क्या बचा प्लस का x, तो ये हो गया 2x x - 2 और 2x - 2 और इसको कहें तो 4 × x, अच्छा प्लस है यहाँ पर, प्लस नहीं माइनस ही, तो ये हो जाएगा x - 2 और ये हो जाएगा x + x - 1 सॉरी। तो ये तीन वैल्यूज हैं जहां पर ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा। ठीक, करें स्टार्ट। अब मुझे फिर से वही चीज करना है, क्या बोले, मुझे इंटरवल निकालना है। तो इंक्रीजिंग का इंटरवल जो होगा उसमें आप कहेंगे कि f' ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही बात है, मतलब ये सारी वैल्यूज जो हैं, अब यहां रोल आता है आपने जो बेसिक मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा है, वेवी कर्व वगैरह जो भी मेथड्स हैं उनका। तो एक सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूं इसको। जैसे मान लीजिए एक नंबर लाइन है, हर बार आपको क्या करना है, फैक्टर्स करना है। हर बार आपको क्या करना है, फैक्टर्स करना है। दूसरी बात, x का कोएफिशिएंट हमेशा +1 पर ही काम करना है। इनकेस अगर -1 - x लिखा हुआ है तो आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप उसको माइनस कॉमन लेके साइन बदल लें। अब यहां पर x = 0 एक फैक्टर हो गया, x = 1 एक फैक्टर हो गया और x = 2 एक फैक्टर हो गया। तीनों फैक्टर्स मैंने प्लॉट कर लिए, तो मेरी नंबर लाइन जो है फैक्टर +1 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। फैक्टर 3 थे +1 मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कितने में, 1 2 3 4। क्लियर है। नाउ मुझे टेस्ट करना पड़ेगा कि किस पार्ट में नेगेटिव किस पार्ट में पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, इधर से शुरू करते हैं और इधर हमेशा क्या होता है, फिर बट ये तभी फॉलो होता है जब इनकी डिग्री ऑड हो। ये अल्टरनेटिव साइन जो है तभी फॉलो होता है जब इनकी डिग्रीज कैसी हो, ऑड हो। इन केस अगर इवन डिग्री है तो साइन चेंज नहीं होता है, जो है वही का वही रिपीट हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। कोई डाउट? वी आर इंटरेस्टेड इन पॉजिटिव साइन ओनली राइट नाउ। तो ये क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक की बात हो जाएगी, x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर तो 1 तक और 2 से लेकर तो इंफिनिटी तक। ये पॉजिटिव पोर्ट है, ये नेगेटिव है ना। सिमिलर डिक्रीजिंग वाला पोर्शन आप देखेंगे, मतलब f' ऑफ x की नीड है लेस देन इक्वल टू 0 में, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -∞ से 0 यूनियन 1 से, बोलो
ठीक है, इसमें बड़े चतुराई भरे प्रॉब्लम्स आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है ना कि इतनी आसानी से फैक्टर नहीं होते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन आपको फंसा के दे दिया जाएगा कि आप भी परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है। बस आपको उसको क्या करना होता है, उस फंक्शन को ऑब्जर्व करना होता है। कभी कभी वो फंक्शन ऐसा निकल जाता है कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वाला फंक्शन है या ऑलवेज नेगेटिव वाला फंक्शन है, तो उसको उस तरीके से ट्रीट करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि हर बार ऐसे आसान वाले हलवा वाले फैक्टर्स आपको मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो ये इसका इंटरवल हो गया आपका मैक्सिमम और मिनिमम का। थर्ड में क्या दिया हुआ है, x प्लस लॉन 1 माइनस 4x। वन माइनस 4x है ना, ठीक है। ओके, डेरिवेटिव ये हो गया 1, ये 1 माइनस 4x और -4। इसको हम एफ डेज भी लिख सकते हैं। आफ्टर गेटिंग एलसीएम 1 माइनस 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये ऐसा कुछ हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद 4x प्लस 3, नीचे से -4 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा x माइनस 1/4। बोलो कोई डाउट है इसमें, है ना? आई होप यहाँ तक हमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। माइनस से माइनस हम कट कर देते हैं, मतलब ये मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लिया, आप चाहते थे इसको बाद में भी कर सकते थे। मैंने दूसरा भी आपसे ये कहा था कि x का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव 1 ही रखो, बेटर होगा। तो 4 भी कॉमन ले लो आप। तो ये लो 4 कट गया। तो ये एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपके पास है, इसको टेस्ट करना है कहां पर ये नेगेटिव और कहां पर ये पॉजिटिव। तो एफ डेस ऑफ एक्स इंक्रीजिंग के लिए एफ डेस ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 इवन इक्वल टू एज वेल। तो ये पार्ट हो जाएगा आपका x प्लस 3/4 और x माइनस 1/4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर्स आपके सामने, पॉजिटिव कहां होगा, नंबर लाइन पर आप जाकर टेस्ट कर सकते हैं। 1/4 छोटा बड़ा होगा ना, ये नेगेटिव आएगा, x इक्वल टू -3/4। ठीक है, सॉरी, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, है ना? ये बन गया। तो अगेन वही नॉर्मल पैटर्न अपना, पॉजिटिव नेगेटिव। एक और कॉन्सेप्ट अगर आपने सुना हो, ध्यान दिया हो, तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर कभी भी इंक्लूड नहीं होता, इसलिए उस पर हम लोग लगा देते हैं बबल, है ना? तो अल्टीमेटली अगर मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए तो कहां से कहां तक मिलेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3/4, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, और यूनियन ओपन 1/4 से लेके, तो यह इंक्रीजिंग का पोर्शन। सिमिलर अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो जो बचा हुआ है वो नॉर्मल इंक्रीजिंग है। तो अगर स्ट्रिक्टली बोला होता तो मैं इसको भी क्लोज नहीं ले सकता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट है ये वाला आंसर? पक्का? नहीं, इसका डोमेन तो टेस्ट करो अभी। मतलब लॉग तो नेगेटिव पे डिफाइंड ही नहीं होता ना, तो इसमें कुछ वैल्यूज ऐसी भी आई होगी जहां पर नेगेटिव आ रहा होगा लॉग। तो ये कह रहा है कि डोमेन इसका ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इट मीन्स मतलब -4 कॉमन लिया तो x माइनस 1/4 विच इज ग्रेटर देन 0, या x माइनस 1/4 का वैल्यू लेस देन 0, x का वैल्यू 1/4 से छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और बस ये तो ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को जरूरी है।
कर चीज है, मतलब भटके से मतलब थोड़ा सा वो तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा और भी कुछ चीजें इसमें लगने वाली है। हाँ वो तो करना ही, पर लॉजिकली समझना पड़ेगा पहले उसको। इसको डिफरेंशिएट करने के पहले फिर उसके बाद f डैश x को 0 के इक्वल पुट करके एक ही वैल्यू निकालनी। नहीं, पहले मैं समझाता हूं आपको कि एक्चुअल में इन्वर्टिबल का मतलब क्या। पहले तो ये किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होना है ना। किसी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट होता है? फंक्शन में डिटर्मिनेंट, वो तो आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हो। सही सोचा, उसने भी सही सोचा ना, इन्वर्टिबल वर्ड वहां पर ज्यादा यूज किया जाता है, फंक्शन में तो इन्वर्स यूज किया जाता है ज्यादा, है ना, पर यहां भी वही है। हाँ, तो किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करना, इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन 1 1 और 1 2 होना चाहिए, फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, है ना, ऐसे ही कुछ। फंक्शन कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 और 1 2 होना चाहिए। अब सवाल ये है कि सर 1 1 1 2 इसकी टेस्टिंग कैसे की जाएगी? तो 1 1 1 2 की 1 1 की टेस्टिंग आपने देखी होगी, किसी का भी अगर ग्राफ में बना लेता हूं और वो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर उसको मोर देन 1 प्लेस पर कट करती तो हम उसको बोलते हैं मेनी 1 है, 1 1 नहीं है ना। और ऑन टू की अगर बात करें तो वो रेंज वाला कॉन्सेप्ट, कोडोमेन और रेंज अगर बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू कहलाता है, अदरवाइज इन टू कहलाता है। अब ये क्यूबिक फंक्शन है। दूसरी बात ये है कि इसका जो कॉफिशिएंट है, कौन सा कॉफिशिएंट? इसका जो कॉफिशिएंट है हाईएस्ट डिग्री का, वो कितना है या कैसा है? पॉजिटिव। अगर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट कैसा हो? पॉजिटिव हो, तो उसकी लीडिंग ब्रांच किधर होगी? लीडिंग टर्मिनेटिंग ब्रांच समझते हो? नहीं, मतलब सबसे इधर से चलने वाली ब्रांच किधर होगी? ऐसे में आएगा, ऐसे में आएगा, इधर से स्टार्ट करूंगा ना यूं कुछ ऐसा बनाते हुए ऐसा, तो ये लीडिंग ब्रांच है और वो टर्मिनेटिंग ब्रांच है ना। बात समझ में आ गई अभी? ये तो लीडिंग किधर होगी? डाउन साइड होगी कि अपवर्ड होगी? हाँ, एक्स क्यूब पैराबोला क्यों होगा? एक्स स्क्वायर का तो पैराबोला होगा। हाँ, तो एक्स क्यूब का भी तो वैसे ही होगा। हाँ, वो क्यूबिक का भी थोड़ी देर पहले ही तो बनाया था भाई मेरे। देखो सीधा सा लॉजिक है उसका, एक मिनट उसका ग्राफिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग सीधा सा लॉजिक है। अगर हाईएस्ट डिग्री इवन है तो दोनों ब्रांचेस या तो अपवर्ड होगी, लीडिंग और टर्मिनेटिंग, उसके बीच वो भले कितनी बार जंप कर सके, लेकिन दोनों ब्रांचेस कैसी होगी? अपवर्ड होगी। अगर डिग्री कैसी हो? इवन हो। और अगर डिग्री कैसी हो? ऑड हो, तो एक अपवर्ड होगी तो दूसरी डाउनवर्ड हो। मे भी हो सकता है ये अपवर्ड हो ये डाउनवर्ड हो। तो जब ऑड डिग्री है तो ये एक ब्रांच ऊपर रहेगी एक ब्रांच नीचे रहेगी, ये बात कंफर्म। जैसे भी अपन ने क्वाड्रेटिक देखा था, दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे। तो क्यूबिक की भी सिचुएशन ऐसी ही है, या तो ये ऐसा कुछ बन जाए या ये ऐसा कुछ बन जाए। लेकिन ये तो ठीक है। अब अगली परेशानी इसकी ये है कि इस इक्वेशन को जो है इन्वर्टिबल अगर बनाना है तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बनना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करे। या मतलब ऐसा है कि बढ़ता जाए, केवल घटे ना। हाँ, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये ऐसा होकर चले जाए तो कोई दिक्कत है क्या? है ना। तो अब अगर मैं ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करूंगा तो कैसा हो जाएगा? एक ही बार कट करेगा, मतलब 1 1 बनेगा। मतलब फंक्शन को बाइजेक्टिव या उसका इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए मुझे कैसा बनाना पड़ेगा? 1 1 1 2 बनाना पड़ेगा। 1 1 बनाने के लिए मतलब ग्राफ ऐसा बने कि मैं कोई भी पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करूं तो वो एक ही पॉइंट पर कट होना चाहिए। ठीक। अच्छा, इससे एक लॉजिक और क्लियर हो रहा है
कि लाइन को अगर एक ही बार कट करवाना है तो इसको वापस नीचे नहीं ला सकता, वापस नीचे नहीं ला सकता। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसके रूट्स मुझे कितने कराना है, एक ही कराना है, मतलब एक रियल बाकी दो इमेजिनरी। यहां तक ठीक है। हाँ, दूसरी बात, अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो लीडिंग ब्रांच नीचे होगी, टर्मिनेटिंग ब्रांच ऊपर होगी। अगर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो लीडिंग ब्रांच अपवर्ड और टर्मिनेटिंग डाउनवर्ड। ये हर ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल की कहानी है। हर इवन डिग्री की कहानी भी ऐसी है कि अगर दोनों मतलब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड और लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। अब जैसा आपने कहा कि सर ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब a प्लस 2 एक्स स्क्वायर 3ax प्लस 5 एक फंक्शन है, डेरिवेटिव कर लिया जाए, डेरिवेटिव कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 2a2x प्लस 3a। अब ये तो बन गया क्वाड्रेटिक, है ना। अब एक चीज यहां से और समझने वाली, क्या अगर मैं इसके फैक्टर निकाल देता हूं या इसको क्या कर देता हूं, दो वैल्यूज निकाल देता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दो बार कहीं ना कहीं जीरो हुआ होगा, एक यहां पर और एक पर। अगर मैंने इसको दो बार जीरो करा दिया इसका मतलब फिर तो ये 1 1 बनेगा नहीं। ये बात समझ में आ गई। तो मेरी प्रायोरिटी ये हो गई कि इसकी जो डिग्री है या इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो कैसा बनाना पड़ेगा मुझे, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मैं यहां दो फैक्टर नहीं कराना चाहता। दूसरी बात, सर नेगेटिव क्यों नहीं बना सकते? नेगेटिव बनाएंगे कि पॉजिटिव बना देंगे? पॉजिटिव बना देंगे, नेगेटिव नहीं बना, सॉरी नेगेटिव बना देंगे, पॉजिटिव नहीं बना सकते। डिस्क्रिमिनेंट मतलब इसके रूट्स नहीं चाहिए मुझे इसके क्या नहीं चाहिए, रूट्स नहीं चाहिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, अच्छा इसका कोफिशिएंट लीडिंग पॉजिटिव है ना, तो रूट्स नहीं चाहिए, मतलब इसको यहां से पहुंचाना है मुझे ऊपर। तो यहां से पहुंचाना तो ये कब ऊपर से जाएगा, जब इसका डी नेगेटिव होगा। सही है बात। तो अब मुझे किसके लिए सॉल्व करना है इसको, डी मस्ट बी लेस देन 0। कितना आ रहा है, 4a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 है। सही है। 4 मैंने कॉमन ले लिया, ये a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 9a इज लेस देन 0। 4 को उधर ले आके सेटल कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 लेस देन 0। तो मैं इसको माइनस 4a माइनस a प्लस 4 लेस देन 0 करके लिखूंगा। तो यहाँ से मुझे a माइनस 1 और a माइनस 4 के आई थिंक दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। ये नेगेटिव कब होगा, जब a 1 से 4 के बीच होगा। बोलो आई क्या बात समझ में, कितना सोचना था इसमें। ठीक है, हाँ